नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सत्याग्रह में आपको उत्तर प्रदेश के हर राजनीतिक हलचल और बड़ी खबर दिखाएंगे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अभी से फायदा बढ़ाने और नुकसान कम करने पर काम शुरू कर दिया है। और इसके लिए भाजपा यूपी के सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने जा रही है। भाजपा के मानकों पर जो सांसद बैठेगा फिट, पार्टी उसे ही देगी 2024 का टिकट। हारी हुई सीट पर भाजपा की नजर, पूरी होगी हैट्रिक लगाने की कसर। 7 पॉइंट में फिट तो ही पाएंगे टिकट। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इस बार 80 में से 80 सीट जीतने का मेगा प्लान तैयार किया है और इसके लिए प्रदेश में भाजपा खुद अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने वाली है। इसके लिए गोपनीय टीम ने काम करना शुरू भी कर दिया है, जो सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी और इसके लिए भाजपा ने 7 पॉइंट तय किए। यूपी के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड जिन 7 बिंदुओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना है, वो सभी 7 पॉइंट एबीपी गंगा के पास है। संसदीय क्षेत्र में सक्रियता, क्षेत्र में काम और सांसद निधि का इस्तेमाल, क्षेत्र में लोकप्रियता और व्यवहार, सोशल मीडिया पर सक्रियता और फॉलोअर्स, संगठन के कामों में भागीदारी, समाज के सामाजिक कार्यों से जुड़ाव, जीत की संभावना। इन्हीं 7 बिंदुओं के आधार पर यह तय होगा कि 2024 में किसी सांसद को फिर से टिकट दिया जाएगा या नहीं, या फिर किसी नए नेता को लोकसभा का टिकट का इनाम मिलेगा। कमेटी गठित की है तो उसका कोई ना कोई इंतजार तो किया जाएगा, क्या रिपोर्ट आती है, क्या जानकारी प्राप्त होती है, उस पर क्या कार्रवाई करनी है, सामूहिक रूप से वो निर्णय लिया जाएगा। दरअसल यूपी में विरोधियों के हर किलेबंदी को ध्वस्त करने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में भाजपा के भी 303 सदस्य हैं। इनमें करीब 150 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा दूसरे नंबर पर थी। अब पार्टी का फोकस इन 150 सीटों पर है। जिन कारणों से पिछली बार हार मिली थी, उसे समय रहते दूर करने की कोशिश हो रही है। आज ही सर्वे कराने जनता अपने आप बता देगी और ये सर्वे बहुत अच्छा है, भविष्य की राजनीति के लिए भी अच्छा है। केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी एक मिसाल होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा 80 में से 80 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है, लेकिन उसका ये टारगेट तभी पूरा होगा जब पूरब से लेकर पश्चिम तक धुआंधार भाजपा लहर चले। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश की रिपोर्ट। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रभारी महासचिवों की लिस्ट जारी हो गई। यूपी के कई सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। अरुण सिंह को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया, तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा नोएडा सांसद महेश शर्मा त्रिपुरा के प्रभारी बनाए गए हैं। बिहार के सह प्रभारी बने हैं बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी और इसके अलावा विनोद सोनकर दादर नगर हवेली के प्रभारी बनाए गए। मध्य प्रदेश के सह प्रभारी बनाए गए हैं सांसद राम शंकर कठेरिया। और देखिए, तमाम ये चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा प्रभारी महासचिवों की लिस्ट जारी हो गई है। नॉर्थ ईस्ट का प्रभार दिया गया है संबित पात्रा को। बिहार के सह प्रभारी बने हैं बस्ती के सांसद। तो ये वो चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के सांसद जो हैं, इन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कौन कौन से वो चेहरे हैं उनके बारे में जानकारी आपको हम दे रहे हैं। विनोद सोनकर हैं, इनको भी जिम्मेदारी मिली है। रामशंकर कठेरिया है, इनको भी जिम्मेदारी दी गई है, जो अलग अलग राज्यों में ये तय करेंगे सीटें कितनी आनी है, सीटें अधिक से अधिक आए, उन पर इनका फोकस होगा। ये काम करते हुए दिखाई देंगे। इनको प्रभार सौंपा गया है। तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने यूपी में 80 सीटों पर क्लीन स्वीप का लक्ष्य तय किया है। 2019 में भाजपा को यूपी के 16 लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। उनमें से कई सीटें पूर्वांचल में आती। उन्हीं सीटों को जीतने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल पहले से ज्यादा यहां पर एक्टिव हो गए। – 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर पूर्वांचल में सक्रिय हो गए। पिछले 3 दिनों से पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में सामने आई ये तस्वीरें इसका साफ इशारा है कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 80 में से 80 सीटों का जो लक्ष्य तय किया है, वो बिना पूर्वांचल विजय के पूरा नहीं हो सकता और इसके लिए सीएम योगी का पूरा फोकस पूर्वांचल के विकास पर है। पिछली सरकारों ने शिक्षा को नकल का जरिया बना दिया था। शिक्षा को इतना उन्होंने भ्रष्ट करने का प्रयास किया था। शिक्षक नहीं थे, विद्यालय भवन जर्जर थे,
परीक्षा की पारदर्शिता नहीं थी, नियुक्ति में पारदर्शिता का अभाव था, हर एक चीज के दाम तय होते थे, किसी व्यक्ति को न्याय पाने का विश्वास नहीं था। आज तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार हर व्यक्ति के साथ खड़ी है, हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। 2019 में भाजपा ने पूर्वांचल की आजमगढ़, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, घोसी, जौनपुर, लालगंज और श्रावस्ती सीटें हार गई थी। हालांकि लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने आजमगढ़ सीट सपा से जीत ली। हालांकि इस जीत के बावजूद पूर्वांचल में भाजपा कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल से आते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वाराणसी का दौरा कर रहे हैं और हर विकास परियोजना की खुद समीक्षा और निरीक्षण कर रहे हैं। हमने तय किया है, भ्रष्टाचारी कोई नहीं होगा, उसकी संपत्ति को हम कुर्क करके फिर से उसे सार्वजनिक उपयोग में गरीबों के पास, गरीबों के उपयोग के लिए उस संपत्ति को अधिग्रहण करने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव में अब समय कम है और पूर्वांचल में भाजपा के लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मोदी योगी मैजिक के बावजूद पूर्वांचल के कई जिलों में भाजपा को वो सफलता नहीं मिल पाई जिसकी पार्टी उम्मीद पाले हुई थी। इसीलिए मुख्यमंत्री खुद पूर्वांचल की कमान संभाले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर सर्वे करवा रही है, जिसे लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती सरकार पर निशाना साध रही है। मायावती ने मुसलमानों के मामले में भाजपा को भी कांग्रेस के कदम पर चलने वाली पार्टी बता दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मदरसा पॉलिटिक्स को लेकर योगी सरकार पर हल्ला बोल दिया है और मदरसे के सर्वे पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। मायावती ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए और भाजपा को कांग्रेस के कदम पर चलने वाली पार्टी बताया। मुस्लिम समाज के शोषित, उपेक्षित व दंगा पीड़ित होने आदि की शिकायत कांग्रेस के जमाने में आम रही है। फिर भी बीजेपी द्वारा तुष्टीकरण के नाम पर संकीर्ण राजनीति करके सत्ता में आ जाने के बाद अब इनके दमन व आतंकित करने का खेल अनवरत जारी है, जो अति दुखद व निंदनीय है। दूसरे ट्वीट में मायावती ने मदरसों पर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। इसी क्रम में अब यूपी में मदरसों पर भाजपा सरकार की टेढ़ी नजर है। मदरसा सर्वे के नाम पर कौम के चंदे पर चलने वाले निजी मदरसों में भी हस्तक्षेप का प्रयास अनुचित, जबकि सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों और सरकारी स्कूलों की बदतर हालत को सुधारने पर सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मायावती के ट्वीट पर यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार किया। सरकार सर्वे करा रही है मदरसों की बेहतरी के लिए, जो कमी है उनमें, जो खामियां हैं, सरकार उसमें क्या क्या कर सकती है, उनमें बेहतर तकनीक उपलब्ध कराने के लिए। आज की तारीख में संचार क्रांति का युग है और उसके लिए हम लोग सर्वे करा रहे हैं और सर्वे कराने के पीछे केवल मंशा सरकार की मदरसों की बेहतरी के लिए है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर हाल ही में एक बैठक हुई थी, जिसमें मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक कराने के निर्देश दिए गए। इसकी रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक भेजनी है। योगी सरकार के मदरसों के सर्वे के बीच जमीयत उलेमाए हिंद की भी पिछले दिनों बैठक हुई। जमीयत ने राज्य सरकार के इस कदम को दुर्भावनापूर्ण बताया था, तो सर्वे को कुछ मदरसा टीचर्स ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और सियासत से एक और खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव कन्नौज या फिर मैनपुरी की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसे में अगर करहल से विधायक अखिलेश मैनपुरी से 2024 चुनाव के मैदान में उतरते हैं, तो उनका सामना उनके चाचा से यानी कि शिवपाल सिंह यादव से भी हो सकता है, जिन्होंने हाल में ही मैनपुरी से ही चुनाव लड़ने के संकेत दिए। तो एक तरफ अखिलेश यादव लोकसभा जाने की तैयारी में हैं। खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी के 24 वर्तमान विधायक भी 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह ने इन खबरों का खंडन कर दिया है। चर्चा है कि अखिलेश यादव भी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये चर्चा आपके यहाँ होगी। समाजवादी पार्टी ने अभी अपनी टिकटों और सीटों के बारे में मेरी जानकारी में कोई चर्चा शुरू नहीं की है।
तो किसने आपसे चर्चा की है वो आप बेहतर जानते होंगे। समाजवादी पार्टी अपनी सदस्यता कर रही है, अपना अधिवेशन करेगी, संगठन बनाएगी और जब चुनाव घोषित होगा उस समय ये पार्टी के जो शीर्ष के नेतृत्व हैं और जो संस्थाएं हैं निर्णय लेने वाली वो तय करेंगी कौन लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, कब लड़ेगा। 26 सितंबर से पूर्वांचल से निकलकर पूरे प्रदेश में यात्रा निकालकर जनता को सावधान करने जा रहे ओम प्रकाश राजभर अपने अभियान से पहले खुद असावधान हो गए, जिसकी वजह है ओम प्रकाश राजभर के भरोसेमंद साथी लगातार पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। और आज मऊ में पार्टी के जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर के साथ साथ 100 कार्यकर्ताओं ने सुबह की छड़ी को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। विरोधियों को खेला करने का चैलेंज देने वाले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में खुद खेला होता जा रहा है, जिसमें राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 100 कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ दी है। यानी अब तक उनके गढ़ में ही 175 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। ये 5 सितंबर को शुरू हुई फिल्म की तीसरी किश्त है, जिसकी वजह से ओम प्रकाश राजभर पर ट्रिपल अटैक हुआ है। 100 घंटे के भीतर ही 175 से अधिक नेता और कार्यकर्ता पार्टी के अलग अलग पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। 5 सितंबर को ओम प्रकाश राजभर के सबसे भरोसेमंद साथी महेंद्र राजभर ने 29 नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सुबह की छड़ी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो 7 सितंबर को पार्टी के 45 नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया और आज 100 कार्यकर्ताओं ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को छोड़ दिया है, जिसमें मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर भी शामिल हैं। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कार्यकर्ता हो उसको बेवकूफ फ्री में टिकट देते हो। अभी 6-6 करोड़ रुपया लिए हैं, 6-6 करोड़ रुपया हर विधायक से लिए हैं। हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बात इनसे इनके लड़के से बात हुई है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने आरोप लगाया है कि 2017 में सत्ता का स्वाद चखने के बाद से ओम प्रकाश राजभर की लाइन लेंथ बदल चुकी है और अब सुबह को चलाने में ओम प्रकाश राजभर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के सलाह मशविरा को ही तरजीह दे रहे हैं। इनके मऊ के जो बड़े नेता जो घोषित चुनाव लड़ने का सपना देखते हैं राय साहब, वो फंडिंग कर रहे हैं। उनके जो राजभर नेता हैं मुंह लगाए गए हैं, उनके विधायक लोग और लोगों को लगा रखा कि चाहे जैसे ओम प्रकाश को खत्म करो, नहीं तो फिर तो डिस्टर्ब कर रहा है। 5 सितंबर को 30 कार्यकर्ता के पार्टी छोड़ने पर महेंद्र राजभर ने चेतावनी दे दी थी कि अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है। जो इनका 17 से लेकर के 22 तक किसी ना किसी दल से गठबंधन करके और गठबंधन के बाद जब चुनाव हो जाता है तो उस पार्टी को उल जलूल बोल करके छोड़ दिया करते हैं। इस नाते हम समाज के लोगों को ये लगा कि नहीं, अब ये गोलियां करके समाज को बेच रहे हैं। इस नाते अब इनकी लड़ाई के साथ हम लोगों को नहीं रहना है। इस नाते उनके लड़ाई से क्षुब्ध होकर के आज हम लोग पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। जाहिर है अब महेंद्र राजभर की बगावत के बाद से ही सुबह संकट में है और विरोधियों को चुनौती देने वाले ओम प्रकाश राजभर अकेले बढ़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य विभाग की कमान संभालने के बाद से स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हर जिले का लगातार दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में गुरुवार को बरेली में ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को हालात बदलने के लिए फटकार लगाई, लेकिन उनके लखनऊ वापस लौटते ही बरेली स्वास्थ्य विभाग फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौट आया। एक दिन पहले ही बरेली जिला अस्पताल में गंदगी और कमियां देखने पर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अफसरों को फटकार लगाते हुए जिला अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और स्वच्छता पर खास ध्यान देने की हिदायत दी थी। एडिशनल डायरेक्टर तैनात हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, इसके अलावा 5 हमारे पास एडिशनल सीएमओज और डिप्टी सीएमओज हैं। सभी लोग 8 से 11 तक ओपीडी में बैठ करके मरीजों को देखेंगे, इसके बाद ऑफिशियल काम करेंगे। ऑफिशियल काम करने के साथ ही साथ प्रतिदिन 2-3 हॉस्पिटल्स का निरीक्षण करेंगे। लेकिन बरेली के जिला अस्पताल में ना तो अफसरों के कामकाज का तरीका बदला और ना ही अस्पताल के हालात, जिसकी तस्दीक कर रही हैं ओपीडी के ठीक बाहर की ये तस्वीरें, जो गंदे पानी से घिरा हुआ है और मरीजों को लेकर तीमारदार इसी गंदे पानी से होते हुए अस्पताल में जाने को मजबूर हैं।
8:18 का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक क्या हकीकत है अब हम वो आपको दिखाएंगे। ये है कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी। यहाँ पर अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचा है। अधिकारी यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है। इस समय सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे हैं। सीएमओ का जो ऑफिस है वो बंद पड़ा हुआ है। इसी तरीके की हालत सभी जगह पर है, जबकि आदेश ये दिया गया था कि खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर बलबीर सिंह मरीजों का इलाज करेंगे। बरेली जिला अस्पताल के बाहर मरीज गंदगी से परेशान रहते हैं, तो अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी उनकी मुसीबत बढ़ा रही है। इनमें ऐसे लोग भी हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से इलाज के लिए बरेली आते हैं। 100 किलोमीटर दूर से आया हूँ, हापुड़ से आए हैं। तीसरी बार आया हूँ। मैंने वो जो सरकारी लैट्रिन होती है इतनी गंदगी वहाँ भी नहीं होती। ये परसों भी आया था तो परसों भी इतनी ही गंदगी थी। मच्छरों का लावा दूर भर रहा है। जिला अस्पताल की इन तस्वीरों को देखकर यही लग रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के लखनऊ लौटते ही बरेली का स्वास्थ्य महकमा मानो फिर से कान में तेल डालकर सो गया हो। मेरा जो है ये एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होता है, ये रेफर्ड सेंटर होता है। मंडल से चारों तरफ से आते हैं यहाँ पर जो है पूरे के पूरे। तो यहाँ पर स्पेशलिस्टों की डॉक्टरों की काफ़ी कमी है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन MBBS का इतना रोल नहीं है जितना कि क्या नाम है हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। सीएमएस के जवाब से ये साफ है कि उनके हिसाब से हालात को सुधारने की जितनी कोशिश होनी चाहिए थी हुई, बाकी सब भगवान भरोसे ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे डिप्टी सीएम खुद ही बरेली आकर निर्देश दें या फटकार लगाएं। बरेली से एबीपी गंगा के लिए अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया जब मुजफ्फरनगर सहारनपुर स्टेट हाईवे पर पड़ने वाले टोल पर धरना देकर उसे टोल फ्री करा दिया गया। दर्जनों लोगों का ये धरना नोएडा में महिला से अभद्रता मामले में जेल में बंद श्रीकांत त्यागी के समर्थन में चल रहा है, जो अपनी मांगे मनवाने पर अड़े हुए हैं। नोएडा में एक महिला को गाली देने और बदसलूकी करने वाला श्रीकांत त्यागी भले ही पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन उसे लेकर सियासत खत्म नहीं हो रही। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ हो रही कार्रवाई और उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ त्यागी समाज लामबंद है। तस्वीरें मुजफ्फरनगर सहारनपुर स्टेट हाईवे से हैं, जहां त्यागी समाज के दर्जनों लोगों ने रोहाना छपार टोल पर धरना देकर टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया। उसे फ्री घोषित कर दिया गया। इनकी मांग है कि श्रीकांत त्यागी पर जो पुलिस ने गलत धाराओं के तहत एक्शन लिया है उन्हें तुरंत हटा दिया जाए। मांग तो लगातार 21 तारीख में हम जब नोएडा गए थे वही हमारी आज भी मांग है कि अन्नू त्यागी के परिवार, श्रीकांत त्यागी का जो परिवार है उसको न्याय मिले। श्रीकांत त्यागी पे जो गलत धाराएं बाद में जोड़ी गई, गाली गलौज से ऊपर जो भी उस पर मुकदमे लगाए गए, गैंगस्टर लगाई गई या 25,000 का इनाम भी बना गया, पूरे समाज को बदनाम करने का काम किया गया। हम ये चाहते हैं अन्नू को न्याय मिले। जैसे ही पुलिस को इस धरने की खबर लगी, आनन फानन में आला अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर धरना दे रहे त्यागी समाज के लोगों को समझाने की कोशिश की और 6 घंटे बाद धरने को खत्म किया गया। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में धरना दे रहे इन लोगों ने मांगे पूरी न होने पर आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही है और बात न मानने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब आपको सीसीटीवी कैमरे में कैद वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप कब, कहां और किस जगह पर क्या पहन कर जा रहे हैं, इस बात पर बदमाशों की चोर नजर लगी रहती है। बदमाशों को जहां जब जैसे ही मौका मिलेगा वो आपको शिकार बना लेगा, चाहे आप ठीक अपने घर के बाहर ही क्यों ना मौजूद हों। गाजियाबाद से आए इस वीडियो को आपको दिखाते हैं जो आपको सतर्क करने वाली है। आपको हमेशा सावधान की मुद्रा में रहना चाहिए। तो दावे पुलिसिया तमाम होते हैं, लेकिन दावों के अलावा आप सावधानी भी बरतिए, क्योंकि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें न तो कानून का डर है न पुलिस का। वो मौका पाते ही आप पर झपट पड़े। बिल्कुल, आप कहां पर मौजूद हैं, आप किस तरीके से वहां पर पहुंचे हुए हैं, किस जगह पर आप क्या पहन कर जा रहे हैं, खास तौर से इन सभी चीज़ों पर बदमाशों की लगातार नजर रहती है। अब पुलिस के सामने बदमाशों की ये वारदातें सबसे बड़ी चुनौती हैं। हालांकि पुलिस का दावा ये रहता है कि अलग अलग शहरों में लगातार वो मुस्तैद हैं और हर एक हरकत पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अलर्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वारदातें हैं, जो बदमाश बेखौफ हैं,
वो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीसीटीवी में कैद इस मंजर को आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। अगर आप अपने घर के पास भी बेफिक्र होकर टहलते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अपराधी किसी भी वक्त आपको अपना शिकार बना सकता है। आपको भनक भी नहीं लगेगी और अपराधी अपराध करके फरार हो जाएगा। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी के बाहर बच्चे को स्कूल बस से लेने गई महिला से बाइक सवार बदमाशों ने चेन खींचकर लूट लिया और रफूचक्कर हो गए। अचानक ऐसे इस तरह गले से चेन छिन जाने से महिला सन्न रह गई और घटना से दंग होकर चेन स्नेचर्स का पीछा करने की नाकाम कोशिश कर दी। चोरी की खबर मिलते ही सोसाइटी के 2 गार्ड भी पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैदल भाग रहे ये लोग बाइक की रफ्तार की बराबरी कहां कर पाएंगे। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों से समझा जा सकता है कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। सरेआम सोसाइटी के गेट के सामने लूटपाट की घटनाओं को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी बंगाल। आगे बढ़ते हैं। देश भर में हर चुनाव से पहले कई छोटी छोटी पार्टियां मैदान में आ जाती हैं और चुनाव खत्म होते ही गायब हो जाती हैं। चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन करवाकर ऐसे सियासी पार्टियां सालों साल सिर्फ कागजों पर ही चलती रहती हैं। लेकिन चंदे के नाम पर काले धन को सफेद करने वाली ऐसी पार्टियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। न जनता के बीच पहचान, न प्रदेश में कोई नामो निशान, लेकिन राजनीतिक पार्टी के नाम पर करोड़ों का चंदा। सियासी दल की आड़ में काले धन को सफेद करने का धंधा। कई साल से सिर्फ कागजों और भारत निर्वाचन आयोग के सियासी दलों की लंबी चौड़ी लिस्ट में सिमटी रहने वाली जन राज्य पार्टी पर अब आयकर विभाग ने एक बार फिर छापा मारकर शिकंजा और कस दिया है। 2 दिन पहले जन राज्य पार्टी के अध्यक्ष गोपाल राय के ठिकानों पर छापे के बाद आज इनकम टैक्स की टीम ने पार्टी के कोषाध्यक्ष रविशंकर यादव के ठिकानों पर एक साथ रेड की, जिसमें प्रयागराज के धूमनगंज की आलीशान कोठी भी है। इनकम टैक्स की वाराणसी की टीम ने प्रयागराज में ये जो न्याय नगर कॉलोनी है धूमनगंज इलाके का, यहाँ पर जन राज्य पार्टी के नेता हैं रविशंकर यादव, इनके घर पर छापेमारी की है। 2 दिनों तक ये छापेमारी चली है और परिवार के लोगों का ये दावा है कि इन्होंने पूरी तरीके से जो इनकम टैक्स विभाग की टीम थी उसको कोऑपरेट किया है और टीम को यहाँ से कुछ भी खास हासिल नहीं हुआ है। दरअसल जन राज्य पार्टी आयकर विभाग के निशाने पर इसलिए आ गई क्योंकि बीते 3-4 साल में पार्टी के खाते में करीब 8.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की भारी भरकम लेन देन हुई। जन राज्य पार्टी को साल 2020-21 में 2 करोड़ 67 लाख से ज्यादा, साल 2019-20 में 3 करोड़ 33 लाख से ज्यादा और 2018-19 में 2 करोड़ 61 लाख से ज्यादा का चंदा मिला था। पार्टी के खातों में हुई इसी लेन देन के बाद अब आयकर विभाग ने जन राज्य पार्टी के प्रमुख नेताओं और उनके परिवार वालों के बैंक खातों की छानबीन शुरू कर दी है। इसमें रविशंकर यादव का भी नाम है, लेकिन उनके करीबियों का कहना है कि पार्टी सही है और आरोप गलत है। तो ये लोग बता रहे हैं कि इनके पास बुक्स में गलत तरीके से पैसा आया हुआ है। चुनाव आयोग ने IT डिपार्टमेंट ने सारा कुछ इन्होंने चेक कर लिया है और ऐसा कुछ ठोस इन्हें नहीं मिला है यहाँ से हमारे यहाँ पे। रविशंकर यादव के करीबी भले ही आयकर विभाग की कार्रवाई में खुद पाक साफ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आयकर विभाग अब रविशंकर यादव को अपने साथ वाराणसी और मऊ में मौजूद उसके ठिकाने पर ले गई और पूछताछ कर रही है कि जन राज्य पार्टी के खाते में वक्त वक्त पर पैसे कितने ट्रांसफर किए गए हैं। उनका ये कहना है कि IT टीम ने यहाँ 2 दिनों तक छापेमारी जरूर की, बैंक अकाउंट को भी खंगाला, लॉकर्स को भी खंगाला, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं मिला। इस तरीके का दावा ये परिवार के लोग कर रहे हैं। हालांकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम थी वो जो जन राज्य पार्टी के नेता हैं रविशंकर यादव, उनको अपने साथ वाराणसी ले गई है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। और चलिए अब आपको बताते हैं कि राजनीतिक दलों को चंदा कहां से मिलता है और क्या होता है। सियासी पार्टियों को 2 तरीके से चंदा मिलता है। पहला स्रोत ज्ञात होता है, जबकि दूसरा स्रोत अज्ञात होता है और इसी को लेकर सबसे ज्यादा विवाद होता है। चल अचल संपत्ति से आय, निःशुल्क सदस्यता, बैंक खाते पर ब्याज, रुपया इकट्ठा करके चंदे के ज्ञात स्रोत ये है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टी के कूपन बेचकर सहायता राशि देकर आय के कई और स्रोत, सभा मोर्चे के लिए पैसे जो हैं, ये चंदे के अज्ञात स्रोत
माने जाते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।